हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय के ट्रांसफर पॉलिसी और ट्रांसफर प्रोसेस से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ के सारे डाउट्स। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ट्रांसफ़र की इस जो नई पॉलिसी आई है उसमें बहुत सारी परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने में, पॉलिसी को समझने में। तो उन सभी का समाधान करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा उन सारे कमेंट को, उन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा जो कि आपने मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछा है। अब एक एक करके मैक्सिमम जो डाउट्स होंगे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले जितेंद्र सर हैं, उन्होंने एक डाउट पूछा है। जैसे पहले विश करते हुए सर ने पूछा है कि सर आई हैव डाउट, प्लीज क्लियर माई डाउट। इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर डिसेबल, विल दे गेट बेनिफिट इन ट्रांसफर, एंड इफ दे आर गेटिंग बेनिफिट, व्हाट इज द प्रोसीजर, प्लीज टेल मी। अब देखो, इन सर ने पूछा है कि सपोज कर लीजिए कि केवी एम्प्लॉई हैं और दोनों के दोनों ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्या दोनों को ही इसका एडवांटेज मिलेगा, यानी इसका बेनिफिट मिलेगा ट्रांसफर प्रोसीजर में? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, आप लोग जानते ही हैं, जैसे न्यू पॉलिसी आई है, इस पॉलिसी के अंदर भी जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो एम्प्लॉई हैं इसमें दोनों को बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर ले। सपोज कर लेते हैं ए स्टेशन पे हस्बैंड वर्क कर रहे हैं, बी स्टेशन पे वाइफ वर्क कर रही है, तो इन दोनों में से कोई भी किसी प्लेस पे अगर जाना चाहते हैं तो वो उसके लिए वो एडवांटेज उठा सकते हैं। साथ के साथ अब जो डॉक्यूमेंट है उन्हें अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो उन्हें एज ए एनेक्चर उन्हें अपलोड करना पड़ेगा जब वो फॉर्म फिलअप करेंगे। आई होप आपको ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक मैम ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अ फीमेल एम्प्लॉय इज नॉर्मल स्टेशन इन अ नॉर्मल स्टेशन पोस्टेड इन 2019 अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हु हैज नॉट कंप्लीटेड टेन्योर ऑफ 5 ईयर इन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हार्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन स्टेशन। अब देखिए, एक फीमेल एम्प्लॉय की बात करते हैं कि उन्होंने 2019 में उन्होंने ज्वाइन किया है केंद्रीय विद्यालय और उन्हें जो स्टेशन मिला है वो नॉर्मल स्टेशन मिला हुआ है। अब वो चाहती हैं कि वो क्या उन्हें हार्ड स्टेशन या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या उन्हें मिल सकता है। देखिए, केवीएस की जो न्यू पॉलिसी है इसके अंदर भी प्रीवियस पॉलिसी के जैसा ही है कि फीमेल एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी नहीं है कि भी वो हार्ड स्टेशन या नॉर्थ ईस्ट रीजन जाके अपना टेन्योर कंप्लीट करें। सिर्फ मेल कैंडिडेट जो है या मेल एम्प्लॉय है उनके लिए, लेकिन फिर भी ये अप्लाई करना चाहती तो अप्लाई कर सकती हैं। बट अब जो नई पॉलिसी है उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि आप 5 ईयर स्टे आपको करना पड़ेगा नॉर्मल स्टेशन पे, यानी जब तक आपका 5 ईयर एक्टिव स्टे नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप ये स्टे कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप हार्ड स्टेशन लेकर के जहां पे भी जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। और उसके बाद जो भी हाउस इनका जो होम टाउन है या फिर जो भी इनका चॉइस स्टेशन है वहां पे वो अप्लाई कर सकती है। ठीक है, तो आई होप आपका भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक डाउट है जिन्होंने पूछा है, उसके बारे में जानते हैं कि एक हस्बैंड है, वो वर्क करते हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनकी वाइफ वर्क करती है केवी के अंदर यानी केंद्रीय विद्यालय के अंदर। उनका डाउट ये है कि इज माई वाइफ एलिजिबल फॉर ट्रांसफर दिस ईयर अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रांसफर गाइडलाइन। अब जो नई पॉलिसी आई, क्या उनकी वाइफ एलिजिबल है? और उन्होंने 2019 में केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन किया था, लखनऊ में वो वर्क कर रही हैं। तो लखनऊ की अगर बात करें तो नॉर्मल स्टेशन है। नॉर्मल स्टेशन का मतलब ये हुआ उन्हें एटलीस्ट 5 ईयर उन्हें स्टे करना पड़ेगा, यानी एक्टिव स्टे जब उनका 5 ईयर हो पाएगा उसके बाद ही वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब ट्रांसफर होगा कैसे, उसके बारे में ये है कि जो भी इनके पॉइंट्स बनते हैं, स्पाउस केस बन रहा है इनका, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट्स बनते हैं और जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर स्टेशन पर, तो जिसके भी ज्यादा पॉइंट होंगे उसके हिसाब से उन्हें वो जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट डाउट देखते हैं। तो नेक्स्ट डाउट है एक और कि एक फादर हैं, जैसे किसी फीमेल एम्प्लॉय के फादर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरी जो डॉटर है वो काम कर रही है, असम के अंदर वर्क कर रही है, और इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशल ड्राइव हुई थी उसके तहत इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, क्या दिल्ली में उनका ट्रांसफर दोबारा हो सकता है, घर वो वापस आ सकती हैं? ये पूछना चाह रहे हैं। बेसिकली हो सकता है कि जो इनकी डॉटर है, ये लोग इनकी जो फैमिली है दिल्ली से बिलोंग करते हैं और इनकी डॉटर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो स्पेशल ड्राइव के अंदर हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब आप ट्रांसफर फॉर्म को अगर ओपन करके देखेंगे तो उसमें अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपका अपॉइंटमेंट किस तरीके का है। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल ड्राइव के अंदर है तो उसमें यस चूज करना होता है। अगर आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है यानी कि नॉर्थ ईस्ट की जो स्पेशल ड्राइव के अंदर नहीं हुआ है तो नो चूज करना है। तो ये जो पॉलिसी है, इस न्यू पॉलिसी के अंदर ये बोला जा रहा है कि जिनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ है,
ठीक है, वो लोग ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है। लेकिन इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो भी हमारी कंट्री के अंदर है, सिर्फ वहीं पे वर्क करने के लिए हुआ है, तो इनका दिल्ली में ट्रांसफर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, आप आई होप आपको भी ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक डाउट पूछा जा रहा है कि इसमें बोला सर प्लीज चेक योर वीडियो एट 21.40 सिंगल पेरेंट के इन्होंने कह 12 पॉइंट बता रहे हैं वुमेन एम्प्लॉय के बारे, यानी कि ये पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा पूछना चाह रही हैं कि जैसे मैंने न्यू पॉलिसी के रिगार्डिंग में एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो डाली थी, इस वीडियो के अंदर मैंने हर एक पॉइंट को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 30 मिनट की वीडियो हो गई है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें सारे पॉइंट कवर किए हैं। तो मैम को थोड़ा सा डाउट है कि किसके कितने पॉइंट्स बनते हैं, थोड़ा सा उन्होंने पूछा है मुझसे, तो मैंने मैम को रिप्लाई भी किया था कि देखिए जो सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, उनको तो ट्रांसफर काउंट के अंदर ये आप कह सकते हो 12 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और जो वुमेन है वो मैरिड नहीं है तो उन्हें 4 पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आई होप आप मैम आपका ये जो डाउट है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू एक्सप्लेन इफ समवन ऑलरेडी गॉट ट्रांसफर इन 2021 एट अ स्टेशन एंड दैट employee can again fill up the form or have to stay again at the station 5 year। अब देखिए डिपेंड करता है ना कि इनका स्टेशन कौन सा है, कि सपोज कर लेते हैं कि ये 2021 में ट्रांसफर होके एट प्रेजेंट स्टेशन पे ये पर्सन आए हुए हैं, एम्प्लॉय आए हुए हैं, ठीक है। अब इनका ये जो चाहते हैं कि अब किसी और स्टेशन पे ट्रांसफर लेना चाहते हैं, लेकिन अब जो नई पॉलिसी है, नई पॉलिसी में ये बोला जा रहा है कि 5 ईयर का स्टे होना चाहिए, आपका एक्टिव स्टे होना चाहिए नॉर्मल स्टेशन, उसके बाद ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे, तो इन्हें वेट करना पड़ेगा। फिर भी इनको डाउट क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने कुछ अपनी वीडियोस की लिंक इनको शेयर किया इनके कमेंट के नीचे, जैसे ट्रांसफर पॉलिसी की जो वीडियो थी जो मैंने बनाई थी वो शेयर किया हुआ है, स्पाउस केस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी, और उसके अंदर जो ट्रांसफर काउंट और डिस्प्लेसमेंट काउंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा प्रोसेस है, तो वो सारी चीजें मैंने शेयर भी किया है। हर एक वीडियो के नीचे आपको ये मिल भी जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी आपको इस तरह की वीडियो का लिंक मिल जाएगा जहां मैक्सिमम डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो न्यू हार्ड स्टेशन की लिस्ट आई है उसमें से रिलेटेड जो लोगों के डाउट है वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। इसके अलावा जो कंपैरिजन किया है मैंने, अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है 2023 की और 2021 की, दोनों की जो कंपैरिजन है कि दोनों पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ये भी मैंने इसकी वीडियो बनाई है, इसका लिंक मैंने नीचे शेयर भी किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, यानी कि जो अदर देन टीचिंग स्टाफ हैं, जैसे आरओ वगैरह पे काम करते हैं या प्रिंसिपल वगैरह, उनके फॉर्म जो ऑफलाइन भरे जा रहे हैं उन सब का भी लिंक मैंने नीचे शेयर किया हुआ है, किस तरह से उनको फॉर्म फिलअप करना है। तो आई होप ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट है, एक सर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरा ट्रांसफर हुआ था 2021 में, और उन्होंने डेट भी मेंशन करी है कि 28 अक्टूबर 2021 को सर का ट्रांसफर हुआ था केवी दलहौजी कैंट के अंदर, जो कि उस टाइम पे ये हार्ड स्टेशन था। लेकिन अब जो नई पॉलिसी है ये जो कि 30 जून को आई थी, इसके अकॉर्डिंग ये अब हार्ड स्टेशन नहीं रहा बल्कि ये नॉर्मल स्टेशन हो गया। तो इस केस में पूछना चाह रहे हैं कि सर मुझे ये ट्रांसफर के जो बेनिफिट्स होते हैं हार्ड स्टेशन के, क्या वो मिलेंगे? तो देखो मैं आपको बता दूं कि नई पॉलिसी के अंदर इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली दे नहीं रखा है कि भी जो पहले हार्ड स्टेशन हुआ करते थे अब वो नॉर्मल स्टेशन हो गए हैं तो उन्हें बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही कहूंगा, जैसे मैंने कमेंट में भी आपको रिप्लाई किया था सर, कि इन लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि भाई इस तरह के ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन एक सर ने और पूछा है कि पूछ रहे हैं भाई जो हार्ड स्टेशन थे अब वो 3 साल पूरे नहीं हुए, जैसे मान लीजिए कि कोई हार्ड स्टेशन पे गए थे 3 साल के टेन्योर को पूरा करने के लिए, और उन्होंने लेस देन 3 ईयर उन्होंने कोई टाइम स्पेंड किया, मान लेते हैं 1 ईयर या 2 ईयर, यानी कि लेस देन 3 ईयर उन्होंने टाइम स्पेंड किया, क्या अब उन्हें वो बेनिफिट मिलेगा या उनका क्या होगा, उसके बारे में क्या जानकारी है? तो देखिए मैं यही बोलूंगा कि भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस टाइप का कुछ भी नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, कोई केवीएस की तरफ से कोई स्पेशल अनाउंसमेंट होगा इसके बारे में, कोई लेटर हेड पे कुछ आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन हाँ, जो 30 जून की अगर बात करें, 30 जून 2023 की डेट पर जिन्होंने हार्ड स्टेशन का जो टेन्योर है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, उन्हें तो बेनिफिट 100% मिल जाएगा। लेकिन जिनका जो 3 ईयर से लेस देन पीरियड स्पेंड किया है, जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, इस टाइप का जो है, उनके बारे में अभी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेम यही क्वेश्चन एक और सर पूछ रहे हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि सर जो 1.5 साल पूरा कर लिया है अब उसके बाद क्या होगा? तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि आपने लेस देन 3 ईयर जो भी टाइम स्पेंड किया है
उसके बारे में बिल्कुल क्लियर यही है कि भाई कोई ऐसी स्पेशल कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रखी है, तो इसके बारे में कुछ भी कह पाना इतना इजी मेरे लिए भी नहीं है, अनऑफिशियल बात मैं नहीं कर पाऊंगा आपसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर मांग लेते हैं, ठीक है। तो एक डाउट पूछा जा रहा है कि पहले इन्होंने हार्ट स्टेशन कंप्लीट किया था 1.5 ईयर एक पर्टिकुलर हार्ट स्टेशन के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर लेकर 1.5 ईयर जो है किसी और हार्ट स्टेशन पे कंप्लीट किया है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो इनका जो टेन्योर कंप्लीट माना जाएगा, क्योंकि पुरानी पॉलिसी के अंदर ये था कि आप हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर ले सकते हैं, और 3 ईयर का इनका टेन्योर कंप्लीट है, तो इनको जो टेन्योर के जो बेनिफिट्स होते हैं कंप्लीट करने के वो मिल जाएगा। उसके बाद एक और डाउट है, डाउट कह लीजिए, एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि सर जो जिन लोगों के पास पहले जो हार्ड स्टेशन थे अब वो नॉर्मल स्टेशन में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो टीचर वहां गए थे, एम्प्लॉय गए थे हार्ड स्टेशन का टेन्योर कंप्लीट करने के लिए, उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ, उनके साथ ठीक नहीं हुआ, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग मैक्सिमम कमेंट करके बताइए आपके डाउट्स वगैरह क्या है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही होगी बहुत सारे, कि आप ए स्टेशन पे थे पहले, अब जो आपका ए स्टेशन है वो अब हार्ड स्टेशन का टेन्योर ही नहीं रहा, ना आप घर जा पा रहे हैं, ना आप हार्ड स्टेशन दोबारा किसी दूसरे हार्ड स्टेशन पे जा रहे हैं, और जो टाइम पीरियड आपने स्पेंड किया है उसका भी बड़ा नुकसान हो गया आपके। तो आप एक ट्विटर कैंपेन भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो भी बात है वो सब रख सकते हैं। इसके लिए सर ने बोला भी है कि सर एक स्पेशल एक वीडियो आप जरूर बनाइए। तो अब मैं चाहूंगा कि आप लोग मैक्सिमम इसके रिगार्डिंग में जो भी प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं कमेंट करके बताइए, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं जो हो सकता है मेरे एंड से मैं करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट है, एक मैम पूछ रही है, जैसे ये ट्रांसफर पॉलिसी जब आई थी तब इन मैम ने कमेंट किया था कि सर ये जो ट्रांसफर फॉर्म है कब तक आ सकते हैं। तो मैंने उनको बस सिंपली रिप्लाई किया था वेरी सून, क्योंकि उस टाइम कोई डेट कंफर्म नहीं थी कि कब फॉर्म आ रहे हैं, तो मैंने बस यही बोला था मैम को कि वेरी सून आने वाले। फिर मैम ने ये पूछा था कि सर जुलाई में आ सकते क्या, तो उस टाइम मोस्ट प्रोबेबली चांस थे कि जुलाई में आ सकते थे। ये पुराना कमेंट है, इसलिए अब ट्रांसफर फॉर्म भी आ चुके हैं। अब आई होप अब मैम ने भी फिलअप कर लिया होगा या करने की प्रोसेस में होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, जिस तरह से मैं एम्प्लॉय के ट्रांसफर फॉर्म के बारे में हम लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक पेरेंट्स ने भी अपना क्वेश्चन रखा हुआ है कि सर जो बच्चों के ट्रांसफर होते हैं उसकी क्या पॉलिसी है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ कमेंट में भी नीचे उनका एक लिंक भी शेयर किया है कि जिस तरह से टीचर्स के ट्रांसफर फॉर्म के रिगार्डिंग में जो पॉलिसी है इसकी मैंने वीडियो बनाई है, उसी तरह से मैंने स्टूडेंट ट्रांसफर पॉलिसी जो है, स्टूडेंट का ट्रांसफर यानी कि टीसी लेके दूसरे केवी में किस तरह जाते हैं, क्या प्रोसीजर है होता है, उन सारे के बारे में भी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, उस कमेंट के नीचे भी दिया हुआ है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसके अंदर केवी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, केवीएस इंफॉर्मेशन नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें केवी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, उसकी मैं एक वीडियो मैं वहां बना के डाल देता हूं। आप उस पर क्लिक करके भी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वो भी देख सकते हैं। वहां आपके मैक्सिमम इस तरह के जो डाउट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपका डाउट नहीं रहेगा। इसी तरह एडमिशन रिगार्डिंग में भी मैंने वीडियोस बना रखी है, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, एक डाउट पूछा जा रहा है कि सर अगर केवीएस पीआरटी में मेरी 2023 में ज्वाइनिंग होती है और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो कितने ईयर बाद मैं ट्रांसफर ले सकती हूँ। यानी कि कोई एस्पिरेंट है, कोई मैडम है एस्पिरेंट है, उन्होंने केवी का एग्जाम दिया है, हो सकता है रिजल्ट अवेटेड होगा मैम का यार, तो इस वजह से वो क्वेश्चन पूछ रही हैं कि मैंने पीआरटी सपोज कर लेते हैं कि उनका पीआरटी में सिलेक्शन हो जाता है और उनके हस्बैंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो बता रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनको जो भी प्लेस मिलता है, तो उनका जहां पे भी उनके हस्बैंड वर्क करते हैं या जो भी चॉइस स्टेशन है कब तक हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि पॉलिसी के अकॉर्डिंग दो तरह के स्टेशन है, आप लोगों ने जैसे पॉलिसी वाली वीडियो देखी होगी, एक नॉर्मल स्टेशन होता है, एक हार्ड स्टेशन होता है। तो नॉर्मल स्टेशन पे तो 5 ईयर का स्टे होना पड़ता है, एक्टिव स्टे होना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हार्ड स्टेशन का, तो 3 ईयर का टेन्योर रहता है। तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। उसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स बनेंगे और नंबर ऑफ कैंडिडेट जिस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, जितनी पोस्ट वहां पे वेकेंट रहेगी, तो उसके हिसाब से आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया तो यही है। बाकी आप किस स्टेशन को मांग रहे हैं, कितने लोग डिमांड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जिसके भी ज्यादा पॉइंट होते हैं उसके हिसाब से उनको ट्रांसफर मिल जाता है। तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट एक और डाउट है, पूछा जा रहा है कि अ फीमेल एम्प्लॉय इन नॉर्मल स्टेशन पोस्टेड इन 2019 अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट who has not completed tenure of 5 years is eligible to apply for hard station or northeast station or not, please guide। देखिए, एक मैम ने क्वेश्चन पूछा है कि उनका 2019 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है, अब वो ट्रांसफर लेना चाह रही हैं, लेकिन उनका जो 5 ईयर का जो एक्टिव स्टे है,
कह लीजिए वो कंप्लीट नहीं आती। इस केस में अगर वो हार्ड स्टेशन जाना चाहती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जाना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। तो देखिए फीमेल के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया, मैंडेटरी नहीं है कि हार्ड स्टेशन जाए या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन जाए, फिर भी मैम अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, उनके विलिंग पे है। जैसे कि आपने पॉलिसी में भी देखा होगा, पॉलिसी में भी ये बात मेंशन की गई है कि ये फीमेल एम्प्लॉय के लिए विलिंग पे है। अगर वो करना चाहती है, टेन्योर कंप्लीट करना चाहती है, हार्ड स्टेशन जाना चाहती है, तो भर सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मना नहीं है, बट मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बाकी जहां पे भी अभी मैम वर्किंग है तो वहां पे 5 ईयर का स्टे कंप्लीट करना पड़ेगा उनको, उसके बाद वो अप्लाई कर सकती हैं। तो आई होप मैम आपको ये क्लियर हो गया होगा मैम। वैसे फीमेल के लिए तो मैंडेटरी नहीं है, मतलब मेल टीचर के लिए मैंडेटरी होता है कि बिफोर कंप्लीटिंग द 40 ईयर ऑफ एज, यानी कि अंडर 40 उनको 40 साल से पहले उनको सर्विस के अंदर एक हार्ड स्टेशन या नॉर्थ ईस्ट रीजन का टेन्योर कंप्लीट करना होता है। मेल कैंडिडेट के लिए, मेल टीचर के लिए या मेल एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होता है, फीमेल के लिए ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर प्लीज गाइड मी। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आई हैव टेकन 28 डेज चाइल्ड केयर लीव, यानी उन्होंने सीसीएल लिया हुआ है और इसके अलावा उन्होंने सीएल लिया हुआ है। तो देखिए सीएल के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे 8 सीएल कंज्यूम किया हुआ है और 28 डेज उन्होंने सीसीएल लिया है। अब उनके बारे में पूछा जा रहा है कि जो एक्टिव स्टे है, एक्टिव स्टे के बारे में पूछा रहे, उसकी कैलकुलेशन के बारे में थोड़ा उन्होंने डाउट पूछा। तो मैं आपको बता दूं, सीएल जो है, ये जो कैजुअल लीव होता है, ये इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि जो सीसीएल है ये तो इंक्लूड हो जाएगा, एचपीएल है वो भी इंक्लूड हो जाता है, ईओएल वगैरह लेते हैं ये भी इंक्लूड हो जाता है। इस तरह के जो लीव होते हैं ये सारे इनके अंदर इंक्लूड होता है। ईएल है वो भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन सीएल इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है। अब मैम के जैसे यहाँ पे मैम ने बताया कि मैम ने 28 डेज की ये इन्होंने सीसीएल लिया हुआ है। इट मीन्स ये में अगर ये मैडम नॉर्मल स्टेशन पे है तो नॉर्मल स्टेशन के बारे में बोला जा रहा है कि 30 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि लेस देन 30 डेज है तो एक्टिव स्टे कंसीडर कर लिया जाएगा। और हार्ड स्टेशन में 45 डेज के बारे में डेफिनेशन है कि 45 डेज से कम है तो भी ये जो है इसे एक्टिव स्टे काउंट कर लिया जाएगा। तो मैम का 28 डेज बन रहा है तो ये मैम का ये एक्टिव स्टे में काउंट कर लिया जाएगा। मैम आई होप आपको ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। वैसे मैम ने भी रिप्लाई किया हुआ है, थैंक्स सर, यानी कि मैम को समझ में आ गया, मैम को क्लियर हो गया है मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक डाउट पूछा जा रहा है, एक सर के द्वारा पूछा जा रहा है, पूछ रहे हैं अगर एम्प्लॉय 2022 में सरप्लस होता है और ट्रांसफर भी नहीं किया जाता है और 2023 में 30 जून तक टेन्योर कंप्लीट कर लेता है। देखिए अब सबसे पहली बात तो जैसे सर ने बोला कि 2022 में सर सरप्लस हो गए हैं, ठीक है, और उसके बाद 2023 में के बारे में बोला जा रहा है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं दोबारा से। अगर एम्प्लॉय 2022 में सरप्लस होता है और ट्रांसफर भी नहीं किया जाता है 2023 में 30 जून तक टेन्योर कंप्लीट कर लेता है, तो वह कौन सा ट्रांसफर भरेगा, सरप्लस वाली या फिर रिक्वेस्ट वाली। देखिए सरप्लस हो जाता है ना, जैसे आप सरप्लस हो जाएंगे तो उसकी देखिए 2 कंडीशंस होती हैं। सरप्लस होने के बाद ना आपको हो सकता है उस सेम स्टेशन पे कोई स्कूल मिल जाए आपको, ठीक है, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, या फिर किसी और स्टेशन पे आपको भेज दिया जाता है। तो सर ने थोड़ा सा ना स्पेसिफाई नहीं किया है अपने डाउट्स को, मैं थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूँ कि सर अभी एट प्रेजेंट सेम स्टेशन पे किसी दूसरे स्कूल में या इनका स्टेशन भी चेंज हो गया है। चलिए जो भी है, अब उसके बारे में थोड़ा सा जो मेरी समझ से जो मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, मैंने रिप्लाई किया है कि सर इफ यू आर कंप्लीटेड हार्ड स्टेशन टेन्योर, ठीक है, तो अगर आपने हार्ड स्टेशन टेन्योर कंप्लीट कर रखा है तो चाहे बेशक आप सरप्लस होकर आपको किसी दूसरी जगह भेज दिया गया है, तब भी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये है कि आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कहूंगा, जो भी आप डाउट पूछते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को स्पेसिफाई बताया करिए, और हाँ डेट जरूर बताया करिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह कहाँ है स्टेशन का, क्या है आपका। जब आप क्लियर डेट बताएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेरे लिए क्लियर आंसर दे पाना ठीक रहता है। ऐसे तो फिर कई बार क्या होता है कि आंसर हो सकता है आपको सेटिस्फाई ना कर पाऊं मैं, इसलिए डेट आप क्लियर बताएंगे तो मैं भी आपको एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन बता पाऊंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एक मैम ने क्वेश्चन पूछा है, सर आई कंप्लीटेड माई हार्ड सेशन एंड स्पाउस is in the central government job. According to me, I have 30 plus 6 plus 12 means 48 पॉइंट्स के बारे में बता रही हैं कि ये मैम है जिन्होंने हार्ड स्टेशन का टेन्योर भी कंप्लीट कर लिया है, बता रही हैं, और इनके जो स्पाउस है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्या इनको दोनों बेनिफिट मिल जाएंगे? इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज है मैम। देखिए पुरानी जो पॉलिसी है 2021 वाली जो पॉलिसी है उसके अंदर ये होता था कि दोनों बेनिफिट मिलते थे, स्पाउस केस वाला भी बेनिफिट मिल जाता था और इसके अलावा जो हार्ड स्टेशन टेन्योर कंप्लीट किया है दोनों ही बेनिफिट मिल जाते थे। बट अब जो पॉलिसी आई है उसके अंदर यह है कि आप एक टाइम पर एक ही केस का कोई बेनिफिट उठा सकते हैं, या तो आप हार्ड स्टेशन टेन्योर वाला
जो है उसे बेनिफिट उठा लीजिए या स्पाउस केस वाला, दोनों चीजें एक साथ आपको नहीं मिलेंगे कि एक टाइम पर एट ए टाइम आपको एक ही बेनिफिट उठा पाएंगे। ये 2023 की नई पॉलिसी में ये बात मेंशन की गई है। तो आई होप आपने वो जो फर्स्ट वीडियो है मेरी ट्रांसफर पॉलिसी उसे जरूर देखा। होता क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉई हैं जिन्होंने वीडियो देखी है बट कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है, और देखिए जब भी आप कहीं स्किप कर देते हैं, कुछ मिस कर देते हैं, तो कुछ ना कुछ डाउट आपके माइंड में क्रिएट होता है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा एक दिन दे करके आधे घंटे लगेंगे आपके, और उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से कंप्लीट किए हुए, आपको ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। एक दिन पूरी पॉलिसी वाली वीडियो जो है एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी पैरा वगैरह हैं ये सब आपके फिंगर टिप्स पे भी हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट ये कहूंगा मैम कि एक बार आप भी देख लीजिए अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम हो तो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर स्पाउस की लिखना चाह रहे हैं, स्पाउस का द्यारा कितना, मतलब द्यारा डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि स्पाउस का डिस्टेंस कितना है किलोमीटर का, प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए 2021 या इससे पहले की जितनी भी पॉलिसी रही है उसके अंदर ये बोला जाता था कि जो स्पाउस है वो 100 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए तो आपको स्पाउस के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन जब जो न्यू पॉलिसी है 2023 वाली जो पॉलिसी आई है इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि सेम स्टेशन होना चाहिए। केवी डिफरेंट हो सकता है पर स्टेशन सेम होना चाहिए। अगर सेम स्टेशन पे नहीं है तो स्पाउस केस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई डिस्टेंस वाला कोई लिमिट यहाँ पे नहीं डाली गई है, बल्कि ये बोला गया है सेम स्टेशन होना चाहिए। सेम केवी भी हो सकता है, केवी डिफरेंट भी हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है, बट स्टेशन सेम होना चाहिए। एक स्टेशन पे आप लोग जानते हैं कई सारे केवी होते हैं, अगर आप सेम स्टेशन पे अप्लाई करेंगे तभी आपको स्पाउस बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप सर आपका ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक मैम है, उन्होंने एक डाउट पूछा हुआ है, जरा पढ़ लेते हैं। डाउट क्या है? सर आई एम इन केवीएस ज्वाइन। अब इन्होंने ज्वाइनिंग डेट अपनी बताई है, 2017 में इन्होंने ज्वाइन की है कि 13 अक्टूबर को उन्होंने ज्वाइन किया है 2017 में, और बता रही हैं कि कंप्लीटेड 5 ईयर ऑन, इस डेट पे इन्होंने 5 ईयर भी कंप्लीट, यानी कि 2022 में इन्होंने 5 ईयर कंप्लीट कर लिया। लेकिन आगे भी कुछ कंडीशंस मेंशन कर रही है कि इन्होंने मैम ने मैटरनिटी लीव ली थी जो कि 6 जुलाई 2022 से। अच्छा, अब देखिए ऐसे तो काउंट करें तो 5 ईयर हो गया, बट इनके एक्टिव स्टे के बारे में पूछ रही है मैम। देखिए जब भी आप ना लीव, जैसे आप सपोज कर लेते हैं मैम नॉर्मल स्टेशन पे या हार्ड स्टेशन पे, ये मैम ने इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफाई नहीं किया है। तो नॉर्मल स्टेशन में ये है कि 30 डेज से ज्यादा अगर लीव है तो आपका एक्टिव स्टे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आपने सपोज कर लीजिए कि आप अगर हार्ड स्टेशन पे है तो 45 डेज से अगर आपने ज्यादा लीव ले रखी है तो आपको ये जो बेनिफिट है इसके, जो आपने जो एक्टिव स्टे होने के, तो एक्टिव स्टे आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैम मैंने आपको ऐसे रिप्लाई किया, नो 2017 विल नॉट बी काउंट, क्योंकि आपका ये काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली बात तो ये है कि भाई 2017 इसलिए काउंट नहीं हो रहा आपका क्यों 1 जुलाई, जो कि 1 जुलाई या 30 जुलाई के बाद से आपने ज्वाइन नहीं किया, तो वो आपका एक्टिव स्टे काउंट नहीं हो रहा। और आपका जो लीव है, हो सकता है लीव आपका अगर 30 डेज या 45 डेज से ज्यादा बन रहा तो भी आपका एक्टिव स्टे काउंट नहीं हो रहा, इस वजह से आप ये ट्रांसफर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आई होप मैम आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कुछ और डाउट भी है। एक बड़ी सी, उन्होंने बहुत बड़ी सी डाउट लिखी है, मैं थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताते हैं, शॉर्ट में बता देता हूं। उन्होंने पूछा क्या है कि स्पाउस केस है इनका और कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी इन्होंने डिस्कस की है पूरी डिटेल में कि सर ऐसी सी प्रॉब्लम है। अब उसके बारे में थोड़ा सा ये चाहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करिए, या जो भी है इनकी हेल्प के बारे में पूछ, थोड़ा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी सर ने ये शेयर किया, सर या मैम जो भी है इन्होंने शेयर किया हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, मेडिकल बेनिफिट जो होता है, ठीक है, मेडिकल ग्राउंड पे जो भी बेनिफिट होता है, ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ डिसीज मेंशन की गई है, उस डिसीज के अकॉर्डिंग अगर उस डिसीज में आपकी वो डिसीज आती है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मैंने ट्रांसफर पॉलिसी जो वाली जो वीडियो बनाई उसके एंड में अगर आप देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ना टाइमलाइन मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने एनेक्सर 1 डिस्कस किया है। एनेक्सर 1 के अंदर वो सारी डिसीज मेंशन की गई है कि किस डिसीज के ऊपर एम्प्लॉय को मेडिकल ग्राउंड पर ट्रांसफर का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपका जो डिसीज है इस कैटेगरी के अंदर आता है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता तो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो पहले एक बार वो डिसीज की जो लिस्ट है उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन है एक बार आप जरूर देख लीजिए। आई होप आपको ये जो डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एक सीनियर सर है, सीनियर टीचर है, उन्होंने पूछा है कि आई एम वर्किंग इन द सेम स्कूल फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स, नाउ आई एम इन LTR पीरियड, आई डोंट वांट ट्रांसफर, शुड आई फिल फेज 2 और नॉट, प्लीज क्लैरिफाई, थैंक यू।
एंड सर जो है मतलब काफी सीनियर सर है, हम लोगों से काफी सीनियर है, और 27 ईयर उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेशन पे वर्क कर रहे हैं और वो LTR पीरियड में भी आ गए। अब वो चाहते नहीं है कि स्टेशन पे, ये सर चाहते हैं कि शायद इसी स्टेशन पे वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो क्या उन्हें फेज 2 भरना पड़ेगा? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि जो ट्रांसफर प्रोसीजर है, जो फॉर्म फिलअप करने का, इसे 2 फेज में फिल किया जा रहा है। ठीक है, आप जानते भी हैं इस बात को, बस समझाने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं कि और फेज 1 और फेज 2 में इस फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है। फेज 1 तो सभी के लिए मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ एम्प्लॉय की प्रोफाइल क्रिएट की जाएगी, और फेज 2 की बात करें तो फेज 2 सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉय को भरना है जो कि ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है और या फिर ट्रांसफर लेना चाहते हैं। बाकी कौन कौन से टीचर या एम्प्लॉय एलिजिबल है, जब मैंने ये वीडियो बनाई है फिल करने वाली, यानी कि एक वीडियो बनाई हुई है ट्रांसफर फॉर्म को कैसे फिल करें, तो उसके अंदर मैंने डिटेल में ये बात बताई है। ट्रांसफर गाइडलाइन वाले वीडियो में भी क्लियर बताया हुआ है कि कौन कौन से टीचर हैं या कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो फेज 2 फॉर्म को भरेंगे। तो सर जैसे आप इंटरेस्टेड नहीं है ट्रांसफर लेने के लिए तो आपको जरूरत नहीं है, आप मत भरिए इसको। ठीक है, यानी कि आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई मत करिए जब फेज 2 फॉर्म की अगर बात करें तो। बस आप फर्स्ट फेज आप भर दीजिए, सेकंड की जरूरत नहीं है आपको। सेकंड में अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, जैसा कि आप नहीं चाहते हैं। तो आई होप सर अब मैं आपकी डाउट सॉल्व कर पाया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो डाउट है वो पूछा जा रहा है कि मेरे हस्बैंड नॉर्मल स्टेशन पे 2 साल से है, क्या उनका ट्रांसफर 5 साल के बाद हो जाएगा? देखिए, मैं ये जो ट्रांसफर प्रोसीजर है ये कैसे होगा या नहीं होगा पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये डिपेंड करता है कि आपके ट्रांसफर काउंट कितने बनते हैं, और जहां भी आप चॉइस स्टेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप अकेले कर रहे हैं या और भी ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो जिसके भी ज्यादा पॉइंट होंगे उसका ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि टोटली डिपेंड्स करता है पॉइंट के ऊपर कि अगर आपके ज्यादा पॉइंट है तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कर लीजिए कि भाई 2 एम्प्लॉय का जो पॉइंट से सिमिलर है, तो उसके रिगार्डिंग में मैंने जब एक स्पाउस केस से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ट्रांसफर काउंट और डिस्प्लेसमेंट काउंट दोनों को अच्छे से कैलकुलेशन करना और इसके बारे में ट्राई ब्रेकर मैंने एक्सप्लेन किया। तो वो ट्राई ब्रेकर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप देख लीजिए, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो भी देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। अभी से प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है कि पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट जो है आपका क्लियर मैं कर पाया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सर है, उन्होंने 3 अलग अलग तरह के डाउट्स पूछे हैं अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से। तो जैसे पहला डाउट तो उन्होंने पूछा है कि 2014 से फीमेल टीचर है, उनका स्पाउस नहीं है, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट कर पाऊंगा? देखिए, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है सर कि आपके पॉइंट्स कितने हैं। सर अगर आपके पॉइंट ज्यादा हैं, यानी कि ज्यादा है, तो उसके साथ यानी कि अगर आपका ट्रांसफर काउंट ज्यादा है और जो जिस मैडम को आप डिस्प्लेस करना चाहती हैं तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट काउंट कितना है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आपका पॉइंट ज्यादा बनता होगा तो सर आप डिस्प्लेस कर पाओगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। तो टोटली डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट काउंट और ट्रांसफर काउंट के हिसाब से ही आप डिस्प्लेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सर ने पूछा है कि मेरा मेल टीचर का 1 ईयर लेफ्ट है फॉर रिटायरमेंट, बट वो उनका होम स्टेशन नहीं है, क्या रिप्लेस कर पाएंगे? देखिए, LTR में जो आते हैं तो LTR में आप लोग जानते ही हैं कि एम्प्लॉय को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं ट्रांसफर काउंट के अंदर। ठीक है, तो उस पॉइंट को ऐड करके अगर उनका पॉइंट जिसको भी वो डिस्प्लेस करना चाहते हैं या जहां पे भी वो जाना चाहते हैं, तो अगर उनके पॉइंट ज्यादा होंगे तो 100% जो भी मेल टीचर हैं या जो भी टीचर हैं, जो भी एम्प्लॉय है, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर पॉइंट कम रह जाएंगे तो नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली होता है क्या, इस केस में हो ही जाता है कि जो LTR वाले जो होते हैं और जो भी चॉइस स्टेशन होता है, मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है क्योंकि उनके पॉइंट्स ज्यादा होते हैं, इस वजह से हो जाता है। अगर पॉइंट कम होंगे तो चांस थोड़ा टफ होगा। तो सर आई होप मैं ये आपका ये डाउट क्लियर कर पाया हूँ। उसके सर ने थर्ड क्वेश्चन और पूछा है कि क्या 5 ऑप्शन में से लास्ट के भी मिल सकती है क्या? देखिए, जब भी हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं 5 डिफरेंट चॉइस भरते हैं अपने ट्रांसफर के लिए, तो अगर आपका पॉइंट ना फर्स्ट वाले चॉइस जो आपने भरा है इसमें आप कंपीट कर पा रहे हैं, यानी कि इस पे अगर आपका ट्रांसफर पॉइंट सबसे ज्यादा बनता है तो फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। पहले फर्स्ट के लिए कैलकुलेशन की जाती है, उसके बाद सेकंड के लिए कैलकुलेशन की जाती है। अगर सपोज कर लीजिए पहले 4 में अगर आपका नहीं बन पाए, यानी कि आपके पॉइंट ज्यादा नहीं है किसी से, आप पीछे रह गए, तो कोई बात नहीं, जो 5th वाले नंबर पे जो है आपके चांस बन जाएंगी। कंडीशन वही है कि अगर आपके ट्रांसफर काउंट ज्यादा होंगे बाकी लोगों से तब आपका मिल जाएगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली तो मिल ही जाता है। अब 5 तक क्या 5 से पहले ही मिल जाता है सर, 5 तक की तो नौबत नहीं पड़ती है उससे पहले, लेकिन कंडीशन वही है कि ट्रांसफर काउंट आपके ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर जिन्होंने हार्ड सेशन लिया था 1.5 साल हुए हैं, अब हार्ड सेशन लिस्ट में नेम नहीं हुआ है जगह,
तो आप उस कंडीशन में जो हार्ड स्टेशन में जो है उनका क्या होगा। देखिए मैं एक बात पहले से, जैसे मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया था, इस तरह के बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं, उनका मैं यही बोलूंगा कि कोई ऑफिशियल कुछ इस तरह का कुछ भी नहीं बोला गया है कि भी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये बोल सकता हूं मैं कि 30 जून 2023 को जिनके 3 साल पूरे हो गए यानी टेन्योर कंप्लीट हो गए उनको तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन उनसे कम पीरियड वाले यानी लेस देन 3 ईयर वाले, इसके बारे में अभी केवीएस की तरफ से कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जैसे कोई क्लैरिटी आती है इस बारे में तब मैं आपको ऑफिशियली इसके बारे में बता पाऊंगा, ठीक है। अनऑफिशियल तरीके से मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये ऑफिशियल मैटर ही नहीं है, तो फिर मैं अपने राय नहीं रख पाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन जब भी जो इन्फॉर्मेशन आएगी सर मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि सर प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, जैसे बोल के इन्होंने एक डाउट पूछा है, पहले पढ़ लेते हैं डाउट क्या। सर अगर मेरा स्पाउस का स्टेशन में कोई केवी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा। कि सपोज कर लेते हैं कोई टीचर हैं जो कि केवी में वर्क कर रहे हैं और जो उनके स्पाउस है वो नॉन केवी वाले हैं, ठीक है, और जिस स्टेशन पे जाना चाहते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सर वहां पे अगर केवी ना हो तो फिर मैं ट्रांसफर ले सकता हूं या ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर उस पर्टिकुलर स्टेशन पे या उस प्लेस पे केवी नहीं है तो जो भी नियर बाई है वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं, वहां उनका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन देखिए एक बात और बताना चाहूंगा कि जो अब जो ट्रांसफर पॉलिसी आई है उसमें कोई 100 किलोमीटर जैसा कोई पैरामीटर अब नहीं है, यानी कि सेम स्टेशन पे अगर स्पाउस वर्किंग है तो जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको स्पाउस ग्राउंड का बेनिफिट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। बाकी अगर आपके ट्रांसफर काउंट ज्यादा होंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रांसफर तो ले सकती हैं, अप्लाई कर सकती हैं, मिलना नहीं मिलना यह ट्रांसफर काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर आई हैव 18 पॉइंट्स एंड सर्विस इन द सेम स्टेशन फॉर पास्ट 9 ईयर, विल आई गेट माई फर्स्ट प्रेफरेंस एज माई ट्रांसफर स्टेशन। जो सर जैसे पूछना चाह रहे हैं कि जो भी है कि वो एक पर्टिकुलर एक प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, 9 ईयर उनको सर्विस के हो गए, 18 पॉइंट्स उनके ट्रांसफर काउंट में भी बन रहे हैं, तो इनका हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर अब बाकी लोग जो जिस स्टेशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी लोगों ने भी अगर अप्लाई किया है तो उनमें सबसे ज्यादा जिसके पॉइंट होंगे उसका ही ट्रांसफर हो जाएगा, यानी टोटली डिपेंड करता है पॉइंट के ऊपर कि ट्रांसफर काउंट जिनके भी सबसे ज्यादा होंगे उनके, अगर आपके ज्यादा बनते होंगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सर मेरा हार्ड स्टेशन से हार्ड स्टेशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है और 1.5 ईयर यह वहां कंप्लीट हुआ है और नेक्स्ट 1.5 ईयर यहां कंप्लीट हुआ है, तो हार्ड का टेन्योर कंप्लीट माना जाएगा। देखिए पहली वाली जो पॉलिसी थी उसके अंदर यह था कि हार्ड टू हार्ड ट्रांसफर कंसीडर किया जाता था और होता भी था, उसे माना भी जाता था। लेकिन जो न्यू पॉलिसी है उसके अंदर हार्ड टू हार्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, बट अगर आपने ये जो पीरियड है ना जब पॉलिसी आई थी 30 जून 2023 से पहले अगर आपने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है हार्ड टू हार्ड, यानी कि आपके दोनों पीरियड पहले 1/2 और उसके बाद 1.5 जो दोनों है आपके 1.5 एंड 1.5 दोनों अगर इस पीरियड से पहले यानी कि आपने ये 3 ईयर का जो टेन्योर है अगर आपने पहले कंप्लीट कर लिया है तो 100% आपको ये जो बेनिफिट्स हैं ट्रांसफर के जो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे इस डेट पर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर इस डेट के बाद का है तो चांस नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस इस डेट से पहले अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है, किसी ने पूछा है कि सर थोड़ी आसान भाषा में समझाओ, स्पाउस केस वाइफ इज इन राजस्थान। देखिए अब जब तक आप स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो मैं भी क्या आंसर कर पाऊंगा। कि देखिए स्पाउस केस के डाउट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। या फिर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख दीजिए, तब फिर मैं उसका रिप्लाई कर पाऊंगा। पूरा स्पाउस केस मैंने डिस्कस किया हुआ है ट्रांसफर पॉलिसी वाली जो वीडियो उसके अंदर भी, और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। तो आई होप आपका वो जो डाउट है वहां क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुछ और डाउट भी देख लेते हैं। जैसे अब किन्होंने पूछा है कि सर काइंडली इन्फॉर्म मी, आई एम इन हार्ड स्टेशन न्यूली रिक्रूटेड in 2019, should I have to spend 5 years for transfer? Please tell me please number of transfer policy। देखिए अब जैसे इन्होंने पूछा है, सर मैम जो भी हैं इन्होंने पूछा हुआ है कि जो इनका जो कि इनको 2019 में इनका रिक्रूटमेंट हुआ है और हार्ड स्टेशन में हुआ है। तो जैसे हार्ड स्टेशन की अगर बात करें तो अगर आप 3 ईयर का टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं जैसे ही, तो वैसे ही आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी आपके ट्रांसफर के जो बेनिफिट्स हैं हार्ड स्टेशन के टेन्योर कंप्लीट करने का, तो जैसे आप 3 ईयर जो एक्टिव स्टे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एक डाउट है, सर अगर मेरी वाइफ मैटरनिटी लीव पर 6 मंथ इन्होंने लीव ली है और चाइल्ड केयर लीव 2 ईयर जो भी है लेती हैं, तो क्या पॉइंट्स ट्रांसफर काउंट में
में काउंट होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट काउंट में। तो देखिए मैं आपको दोनों बात समझा देता हूं कि टीसी यानी कि ट्रांसफर काउंट के बारे में भी और डिस्प्लेसमेंट काउंट के बारे में। ये जो नई पॉलिसी है ना थोड़ा सा बहुत नुकसान कर रही है सभी को ही, कि देखिए जब भी आप ना 30 डेज नॉर्मल सेशन और वैसा जो हार्ड सेशन है 45 डेज, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप ना इससे ज्यादा लीव ले लेते हैं, ठीक है, जब भी ज्यादा लीव ले लेते हैं तो आपका जो एक्टिव स्टे है, एक्टिव स्टे जो है उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। जब आपका एक्टिव स्टे कंसीडर नहीं किया जाएगा तो जो आपको ट्रांसफर काउंट के जो पॉइंट मिलने थे +2 वो आपको नहीं मिलेंगे, यानी 0 हो जाएगा। एक्टिव स्टे नहीं है तो वो भी 0 हो गया एक्टिव स्टे, और जो आपका ट्रांसफर काउंट है वो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो डिस्प्लेसमेंट काउंट है ये आपका हर साल +2 होता जाएगा, चाहे आपने लीव ले रखी है तब भी होता चला जाएगा। तो इसी तरह से मैंने रिप्लाई किया भी है आपको कि टीसी काउंट जो है, यानी कि टीसी यानी कि आपका जो ये जो कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर काउंट है ये तो ऐड हो जाएगा, इसमें तो वो टाइम पीरियड ऐड होगा, बट इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें ऐड नहीं होगा, थोड़ा करेक्शन है, इसमें नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट काउंट में ऐड हो जाएगा। बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड एक वीडियो का लिंक भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, जिसमें मैंने स्पाउस केस, डिस्प्लेसमेंट काउंट और ट्रांसफर काउंट से रिलेटेड डिस्कस किया है कि किस तरह कैलकुलेशन होगा, किस तरह से क्या होगा प्रोसेस। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट डाउट और ले लेते हैं, ये लास्ट डाउट होगा जिसके अंदर है कि आई वॉज ट्रांसफर टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड अंडर 14, जो डेट बताइए कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे इनका ट्रांसफर हुआ था, एंड ज्वाइन अ न्यू केबी, ज्वाइन किया उन्होंने 1 अक्टूबर, यानी कि जिस डेट को इनको रिलीव किया गया वो डेट बता रहे कि 14 सितंबर को इनको रिलीव किया गया इनके ओल्ड स्टेशन से, ठीक है, ये डेट दे रखी है। और इसके अलावा जो न्यू डेट बताई है सर ने कि इस डेट पे उन्होंने जाकर के ज्वाइन कर लिया है, दोनों डेट इन्होंने मेंशन कर दिया गया। और उसके बाद फर्दर पूछ रहे हैं टेन्योर काउंट इन न्यू स्कूल और ओल्ड। देखिए अगर आप पुराने जैसे अभी एट प्रेजेंट जहां पे भी वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से ये काउंट किया जाता है, और ये स्कूल के हिसाब से काउंट नहीं होता, ये स्टेशन के हिसाब से काउंट होता है। कई बार आप ना जैसे ट्रांसफर लेते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर ए केवी में है और उसके बाद आप किसी पर्टिकुलर बी केवी में जा रहे हैं, अगर आप दोनों जो केवी हैं सेम स्टेशन पे है तो जो आपका पुराना केवी है इस केवी को जिस डेट पे आपने ज्वाइन किया वहां से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने स्टेशन भी चेंज कर दिया है तो जो स्टेशन चेंज होने की वजह से जो न्यू केबी आपका है, जो जहां पे न्यू स्टेशन आपका ये क्रिएट हो गया अब ये, तो यहां पे जब आपने ज्वाइन किया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होगा। तो सर मैं आपसे ये कहूंगा कि जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने स्टेशन के बारे में मेंशन किया कि स्टेशन चेंज हुआ आपका या नहीं हुआ, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा आंसर कर पाना मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। आई होप मैंने आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनसे लेने की कोशिश करी, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव रिलेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो पाए। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होंगे, एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिनके डाउट्स मैंने इस वीडियो में नहीं कवर किया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम डाउट मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो उनके रिप्लाई मैंने नीचे कमेंट में कर दिया होगा, ठीक है, आप वहां से कमेंट पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट जरूर लूंगा। तो जो भी आपके फर्दर डाउट अगर किसी के रह गए, मैंने यहाँ पे इस वीडियो में नहीं कवर किया है, तो आप नीचे कमेंट में लिख करके मुझे मेंशन कर सकते हैं कि सर आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया, तो मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ, अगर कई बार मैं कमेंट रीड नहीं कर पाता हूं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां पर्सनली मैसेज पे भी आप अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, वहां मैं आपको जो भी सोल्यूशन हो पाएगा मेरे एंड से मैं आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से ये है कि ट्रांसफर पॉलिसी वाली जो वीडियो है प्लीज उसको पूरा देखिए, स्किप मत करिए, वो आपके लिए अभी के लिए नहीं आगे के लिए बहुत यूजफुल है। उसमें मैंने सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर किया हुआ है, किसी भी पॉइंट को मैंने स्किप नहीं किया हुआ है। वीडियो लंबी हो सकती है बट आप उसको जरूर देखिएगा, मैक्सिमम डाउट आपके उस एक पर्टिकुलर सिंगल वीडियो से क्लियर हो सकते हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।